हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन टॉपिक के अंडर हमारे पास कुछ एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है, रेफ्रिजरेशन या फिर हमारे पास इल्यूमिनेशन के रिलेटेड। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मेजर्स है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में यूनिट्स में हमने देखा था इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग में हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में कैसे हम हीट का यूटिलाइजेशन या इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे थे। तो उस प्रोसेस में, उस पूरे यूनिट में हमने अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग किया है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग किया है, तो वहाँ पर भी हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम एनर्जी कंजर्व करें, ठीक है, जो पावर लॉसेस हो रहा है उनको हम सेव करें। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेजर्स है, कुछ एस्पेक्ट्स है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिसको कंसिडर करके हम एनर्जी कंजर्वेशंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के रिलेटेड देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ मेजर्स है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग पर्पस, ठीक है, और ये हीटिंग हम इधर वाटर हीटिंग कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर हीटिंग, एयर हीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, बॉयलर्स में वाटर होता है तो हम वाटर को हीट करके स्टीम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मैनर में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज़ कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में अगर हम बॉयलर्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये जो बॉयलर है ये फायर ट्यूब हो सकता है या वाटर ट्यूब हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का बॉयलर हम यूज़ कर सकते हैं हीटिंग पर्पस के लिए। तो अब अगर हम हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं बॉयलर्स, ठीक है, वाटर हीट कर रहे हैं या कुछ और भी, ठीक है, एयर हीटिंग, प्री हीटिंग के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी लॉसेस है, ठीक है, डिफरेंट टर्म्स में हमको एनर्जी लॉसेस होता हुआ दिखाई देगा, तो उनको हम कैसे यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम बॉयलर में वाटर को हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटिंग के हेल्प से हम बॉयलर के वाटर को हम हीट कर रहे हैं। एंड ठीक है, एंड ऑल्सो जब हम बॉयलर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बॉयलर्स के वाटर को हीट हम कंबशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर कंबशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो एयर का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मस्ट है, ठीक है, ताकि कंबशन जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो एंड फाइनली हम बॉयलर को अच्छे से हीट कर पाए। तो अब अगर इस केस में अगर हम बहुत ज़्यादा एयर, एक्सेस एयर अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसका एक्सेस एयर के प्रेजेंस में अगर हम बॉयलर को हीट करना चाहे तो ये हीट लॉसेस में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में जो एयर का प्रेजेंस होगा, जिसे हम सरप्लस एयर कह रहे हैं, तो ये सरप्लस एयर क्या करेगा, ये कंबसन में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है, जितना इसको कंबशन में पार्ट लेना था वो उतना ही अमाउंट ऑफ एयर उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, एंड बाकी का जो सरप्लस एयर होगा, ठीक है, ये हीट को कैरी करके एटमॉस्फेयर में लेकर जाएगा एंड एटमॉस्फेयर हीटिंग में ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर हमें बॉयलर को हीट करना था, बट यहाँ पर एक्सेस हीट एयर की वजह से एटमॉस्फेयर आसपास का जो है वो हीट होना शुरू हो गया है। तो बॉयलर्स को सारा का सारा एनर्जी ट्रांसफ़र होना था, बट यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर को चला गया, बॉयलर को नहीं मिला, तो यहाँ पर हमारे लिए एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पर हीटिंग के टर्म में हम बॉयलर्स के लिए अगर हम कंबशन प्रोसेस से बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम एडिक्वेट जो रिक्वायरमेंट होगा एयर का, हम उतना ही इसको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो अगर हम कम एयर का प्रेजेंस भी रखते हैं कंबसन प्रोसेस में, तो यहाँ पर भी अगेन एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि कंबसन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाएगा एंड हीट ट्रांसफ़र बॉयलर में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी हीट ट्रांसफ़र रेट काफ़ी कम हो जाएगा एंड फाइनली हमको लोअर कंबसन एफिशिएंसी मिलेगा। तो इस केस में एफिशिएंसी भी जब डाउन होगा तो यहाँ पर हमारे लिए पावर लॉसेस का केस आएगा, ठीक है। तो ये था बॉयलर्स जब हम कंबसन प्रोसेस से हीटिंग कर रहे हैं। बट जब हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में आते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमारे पास ठीक है, इमर्सन रॉड होता है, या फिर हमारे पास इंडक्शन कुकर होता है, ठीक है, इंडक्शन मशीन्स होता है। तो इसके हेल्प से हम हीटिंग प्रोसेस को
ठीक है, कैरी करते हैं। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक हीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए जो जिस मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं, इधर वो इमर्शन रॉड हो, ठीक है, वाटर हीटर हो, तो इस टाइप का जो भी, या फिर इंडक्शन कुकर हो, तो यहाँ पर हम जब यूज़ कर रहे हैं हीटिंग प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर हम एनर्जी को कंजर्व करने के लिए या पावर लॉस से बचने के लिए हम यहाँ पर अच्छे मटेरियल का, ठीक है, गुड क्वालिटी के मटेरियल का बना हुआ हम इलेक्ट्रिक रॉड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा इंडक्शन कुकर का जो सरफेस है वो अगर अच्छे क्वालिटी का हो, तो इस केस में हम यहाँ पर बहुत कम टाइम में हम रिक्वायर्ड या एडुकेट जो हीट हमको चाहिए हम उसको गेन कर सकते हैं। एंड जो इस वजह से हम कम टाइम के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पर कम होगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कम एनर्जी में या कम पावर में ही अपने जो भी एप्लीकेशन है हम उसको गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं ईजिली। सेकंड जो है हमारे पास रेफ्रिजरेशन या फिर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो इस केस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इस केस में भी हम पावर सेविंग करें, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन करें। तो हमारे पास जो सिस्टम होता है रेफ्रिजरेशन या फिर एयर कंडीशनिंग के लिए, ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम हो सकता है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम हो सकता है, या फिर स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन साइकिल वाला सिस्टम हो सकता है। तो इनके लिए हम क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं एनर्जी कंजर्व करने के लिए। तो चिल्ड वाटर टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट होता है, ठीक है, अगर इसको हम इंक्रीज़ कर दें तो इसका जो एम होता है टेम्परेचर सेट पॉइंट को इंक्रीज़ करने का, ये इसका जो मेन एम होता है, ठीक है, अननेसेसरी सुपर कूलिंग को यहाँ पर हम इसको अवॉइड करने के लिए हम जो चिल्ड वाटर टेम्परेचर सेट पॉइंट होता है इसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो टेम्परेचर सेट पॉइंट है जब इसको हम इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा बहुत कम टाइम में ही जो भी चिलिंग प्रोसेस है या फिर कूलिंग प्रोसेस है ये हम ये अकर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद फिर हम यहाँ पर ठीक है, ये अपने काम के लिए जब टाइम कम लेगा तो यहाँ पर उतने ही कम टाइम के लिए जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो भी कम होगा। ठीक है, एंड जब एनर्जी कंजम्पशन कम होगा तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस से एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि हम जो चिल्ड वाटर टेम्परेचर सेट पॉइंट है इसको हम इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, दूसरा हम मेजर एम्प्लॉय कर सकते हैं लाइक VSD को, अगर हम दैट इज़ वेरिएबल स्पीड ड्राइव, तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव का अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करते हैं रेफ्रिजरेटर्स के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पीड को हम ईज़िली कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, एंड स्पीड कंट्रोल जब हम कर पाएंगे तो इस तरीके के जो रेफ्रिजरेशन या फिर एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम होता है, यहाँ पर जो एनर्जी कंजम्पशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्यूब ऑफ द स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रोटेटिंग ड्राइव्स है जो यूज़ हो रहा है यहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो यहाँ पर अगर हम VSD का एम्प्लॉयमेंट करते हैं वेरिएबल स्पीड ड्राइव का, तो VSD के हेल्प से हम काफ़ी स्मूथ वेरिएशन कर सकते हैं इसके ड्राइव्स के स्पीड में। ठीक है, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट हो। तो जब हम स्पीड को यहाँ पर डिक्रीज़ कर देते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी कंजम्पशन के, तो यहाँ पर हम, ठीक है, ये क्यूब से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी, अगर हम स्पीड को थोड़ा भी डिक्रीज़ कर देते हैं तो ये क्यूब के फैक्टर से आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी रिड्यूस कर जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम रेफ्रिजरेशन या फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इल्यूमिनेशन के टर्म में हम किस तरीके से एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारे डेली लाइफ में, ठीक है, हम इसको बहुत ईजिली एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इल्यूमिनेशन के टर्म में, तो इल्यूमिनेशन के लिए जो हम डिफरेंट टाइप का लैम्प्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फिलामेंट लैम्प हो सकता है, फ्लोरेसेंट लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प, सोडियम लैम्प, हेलोजन लैम्प, तो डिफरेंट टाइप का हमने यहाँ पर इल्यूमिनेशन सिस्टम देखा था, स्कीम्स देखा था। तो ये सारे डिवाइसेस को यूज़ करके हम इल्यूमिनेशन, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, अगर हम सपोज़ हेलोजन लैम्प्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हेलोजन लैम्प्स के प्रॉपर्टी हमने देखा था कि इसका जो इल्यूमिनेशन लेवल होता है इसको हम इजीली बहुत हाई लेवल तक इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर बहुत ही डीम कर सकते हैं। तो इस वजह से इसका जो यूज़ है पब्लिक हॉल्स में जहाँ पर कि इल्यूमिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, कार पार्किंग में जहाँ पर कि बहुत डीम लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, तो इस तरीके से हम हाई टू लो
इल्यूमिनेशन लेवल के साथ हम हेलोजन लैम्प को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम जनरल लाइटिंग सिस्टम की बात करें तो हम इन जनरल या फिर हम अपने डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, अपने गार्डन एरिया में, अपने पार्किंग एरिया में या फिर अपने रूम्स में, तो इन जनरल हम फ्लोरेसेंट लैंप्स का यूज़ करते हैं या फिर अभी हम इसको एलईडी से रिप्लेस कर चुके हैं। ठीक है। तो सम केसेस हम फ्लोरेसेंट लैंप का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। CFL लैंप जिसे हम कहते हैं, एलईडी लैंप भी कहते हैं। तो अर्लियर टाइम में हम जनरली जो हम यूज़ करते थे दैट इज़ फिलामेंट लैम्प्स। ठीक है। तो फिलामेंट लैम्प्स या फिर जिसे हम इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं, तो उसका यूज़ हम करते थे, जो कि हाईली रेजिस्टिव सिस्टम होता है, हाईली रेजिस्टिव लैम्प होता है, जिसमें कि वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। एंड वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हीट लॉस भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो ये भी लॉस के टर्म में, हीट लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो इनकैंडेसेंट लैम्प जो हम जनरली यूज़ करते थे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ठीक है, या फिर जनरल लाइटिंग सिस्टम के लिए, जिसका कि जो एफिशिएंसी था वो काफ़ी कम भी था एंड यहाँ पर लॉसेस भी उतना ही ज़्यादा था। तो इस वजह से अगर हमें पावर सेव करना है, एनर्जी कंजर्व करना है, तो इनकैंडेसेंट लैम्प्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। फिलामेंट लैम्प्स को हम CFL लैम्प या फिर LEDs से या फ्लोरोसेंट लैम्प से हम इसको रिप्लेस करके हम काफ़ी हद तक एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो फिलामेंट्स लैम्प थे, ठीक है, या इनकैंडेसेंट लैम्प है, ये बहुत सेंसिटिव होता है वोल्टेज वेरिएशन के। ठीक है। दैट मीन्स कि वोल्टेज में थोड़ा भी वेरिएशन हुआ तो आउटपुट लुमेन होगा या फिर जो इल्यूमिनेशन लेवल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो अब अगर थोड़ा सा वोल्टेज वेरिएशन की वजह से इल्यूमिनेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है तो इसके फिलामेंट्स को ये स्ट्रेस करता है। ठीक है। जिसके वजह से ये काफ़ी जल्दी इसका जो लाइफ टाइम होता है ये रिड्यूस हो सकता है। ठीक है। तो इस वजह से अगर वोल्टेज सेम मैनर में अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है तो इल्यूमिनेशन लेवल जो है या फिर आउटपुट लुमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, जो कि हमारे एप्लीकेशंस के वाइज सूटेबल नहीं होगा। तो इस वजह से हम फिलामेंट्स लैम्प को, ठीक है, इस सारे रीज़न से यूज़ नहीं कर पाते हैं एंड इनको हम रिप्लेस करते हैं फ्लोरेसेंट लैम्प के साथ या फिर CFL लैम्प या LED लैम्प के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास जो फ्लोरेसेंट लैम्प होता है इसमें अगर हम +-1% का भी वोल्टेज वेरिएशन कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग या उसके प्रोपोर्शनल ही जो लुमिनस आउटपुट है, ठीक है, उसमें वेरिएशन आएगा। तो प्रोपोर्शनल वेरिएशन आता है फ्लोरेसेंट लैम्प में, जो कि हम यहाँ पर हमारे लिए एनर्जी कंजर्वेशन के टर्म में हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकैंडेसेंट लैम्प जो था, ठीक है, अगर हम 40 वाट का लेते हैं तो इसका जो आउटपुट होता है ये सिर्फ और सिर्फ 10 लुमेन पर वाट ही होता है। बट अगर हम सेम वाटेज रेटिंग का अगर हम फ्लोरेसेंट ट्यूब या फ्लोरेसेंट लैम्प या CFL लैम्प कंसिडर करते हैं, ठीक है, 40 वाट का ही ले, तो इसका जो आउटपुट लेवल होता है ये 40 to 50 लुमेन पर वाट होता है। ठीक है। तो सेम वाटेज रेटिंग के लिए हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के आउटपुट लेवल में। तो इस वजह से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटेज रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हमारा जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है इसको भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आएगा एंड आउटपुट भी हमको उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि हमारे लिए इनएफिशिएंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर इल्यूमिनेशन के टर्म में हमारे लिए लैम्प्स का जो सिलेक्शन है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिया गया है जिसमें हम इनकैंडेसेंट को CFL से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट लैम्प्स सेम एप्लीकेशन के लिए, सेम वाटेज रेटिंग के लिए हम, ठीक है, किस लैम्प को हम किस लैम्प के साथ यहाँ पर रिप्लेस करके सेम वाटेज रेटिंग के साथ हम, ठीक है, हायर एफिशिएंसी यहाँ से हम गेन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास है मेज़र है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चोक, स्टार्टर एंड बैलेस्ट। ठीक है। तो जो हम CFL या फिर हमने जो फ्लोरेसेंट ट्यूब स्टडी किया था तो उसमें हम स्टार्टर्स, चोक्स यूज़ कर रहे थे। ठीक है। हाई वोल्टेज सेटअप करने के लिए, स्टार्टिंग पर्पस के लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक बैलेस्ट या फिर इलेक्ट्रिक चोक की जगह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक चोक का यूज़ करते हैं तो अगेन यहाँ पर हमारे लिए लॉसेस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ऑल्सो जो बल्ब का लाइफ होता है ये भी एनहांस कर जाता है। ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक चोक का यूज़ कर रहे हैं
तो यहाँ पर हम 35% पावर सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। हीट आउटपुट काफ़ी कम मिलता है, दैट मीन्स कि हीट लॉसेस कम हो रहा है, ठीक है। लैम्प के लाइफ को इन्हांस करता है, पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। एंड ये लो वोल्टेज पे भी ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चोक्स या इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट का यूज़ करने का एडवांटेजेस। तो इस वजह से अगर हम रिप्लेस कर दें इलेक्ट्रिक बैलेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट से, तो अगेन हम यहाँ पर एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। थर्ड मेजर इज़ यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट लुमिनरीज, ठीक है। तो अगेन जिस तरीके से हमने अभी जस्ट देखा कि अगर हम इनकैंडेसेंट लैम्प को CFL से रिप्लेस कर देते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा, ठीक है। एंड फाइनली हम सेम वाटेज रेटिंग के लिए हम काफ़ी ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग लाइट कंट्रोल गियर्स, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमने एक बार वायरिंग कर लिया है, ठीक है, एक बार इंस्टॉलमेंट हो गया है, इंस्टॉलेशन हो गया है लाइटिंग स्कीम्स का, तो यहाँ पर हमारे लिए उनको कंट्रोल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अगर हमने अगर अपने रूम में इल्यूमिनेशन सिस्टम जो भी डिवाइस है, ठीक है, बल्ब है, लैंप है, तो उनको अगर हमने ऑन करके छोड़ दिया है बिना किसी यूज़ के, तो यहाँ पर ये पावर, ठीक है, वेस्टेज हो रहा है। तो हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि जब यूज़ ना हो, ठीक है, रिक्वायर्ड ना हो, तो हम इन सारे बल्ब्स को, लैम्प्स को हम ऑफ कंडीशन में रखेंगे, तो यहाँ से हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हम लाइट कंट्रोल गियर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, सेंसर्स लगा हुआ अगर हम यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर सेंसर्स लगा होगा तो, ठीक है, एप्लीकेशन वाइज या फिर जब रिक्वायर्ड होगा तो इल्यूमिनेशन डिवाइस जो भी होगा, लैम्प्स होगा, वो ऑन हो जाएगा। एंड एप्लीकेशन जब या फिर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, रूम में काफ़ी इल्यूमिनेशन, नेचुरल इल्यूमिनेशन अवेलेबल है, तो उस केस में सेंसर्स के हेल्प से ऑटोमेटिक ऑफ कंडीशन में ये लैम्प्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम एनर्जी सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके जगह हम LDR भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो कि लाइट को सेंस करेगा एंड जब हमारे आसपास डार्क सिचुएशन होगा, ठीक है, तो इस केस में जो भी लैम्प्स होगा वो ऑन कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही लाइट कंडीशन आएगा, यानी कि ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो है ये लाइट को जब सेंस कर लेगा, तो जो भी लैम्प होगा इसको ये ऑफ पोजीशन में भेज देगा। तो इस तरीके से हम लैम्प को अपने एप्लीकेशन वाइज ऑन ऑफ करा सकते हैं यूजिंग सेंसर्स एंड एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेज़र हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ सेपरेट ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेबलाइजर्स। तो जैसे हमने देखा कि जो भी इल्यूमिनेशन डिवाइस था, ठीक है, इनकैंडेसेंट लैम्प था, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू द वोल्टेज वेरिएशंस। तो वोल्टेज में अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट हमको इसके आउटपुट लुमेन में दिखता है, ठीक है। तो ये भी करेस्पॉन्डिंगली वेरी करेगा, ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर आएगा। तो इस वजह से हम अगर ट्रांसफार्मर्स यूज़ कर ले, ठीक है, या फिर सर्वो स्टेबलाइजर्स यूज़ कर ले, जो कि वोल्टेज वेरिएशंस को यहाँ पर डिस्कार्ड करेगा, ठीक है, वोल्टेज वेरिएशंस को ये नेगलेक्ट करेगा, ठीक है, वेरिएशन आने नहीं देगा, तो स्टेबलाइज करके रखेगा। तो इस वजह से अगर वोल्टेज वेरिएशंस नहीं होगा तो यहाँ पर भी हम उस केस में काफ़ी हद तक एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर्स हो गए, स्टेबलाइजर्स हो गए, हम इसको सबस्टेशन में, ठीक है, या फिर जहाँ पर लोड कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है, जिस लोड से हमें एनर्जी सेव करना है, तो उस लोड से कनेक्टेड जो भी सबस्टेशंस है, ठीक है, वहाँ पर हम इन ट्रांसफार्मर्स को, स्टेबलाइजर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मेजर है इल्यूमिनेशन रिलेटेड, दैट इज़ पीरियोडिक सर्वे एंड एडिक्वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम्स। तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है, ठीक है। तो हम इस तरीके का पीरियोडिक सर्वे यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक ठीक है, इंस्पेक्शन में हम जा सकते हैं कि लैंप के जो फिलामेंट है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का ब्लैक कुछ मटेरियल डिपॉजिट ना हुआ हो, ठीक है। अगर ये इस तरीके का केसेस आएगा तो वहाँ पर हीट लॉसेस ज़्यादा होगा, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हमें इस तरीके का केस मिलता है तो हम यहाँ तुरंत लैंप को रिप्लेस कर सकते हैं एक, ठीक है, सही लैंप से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एनर्जी को सेव कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर
मेंटेनेंस प्रोग्राम्स के थ्रू हम यहाँ पर एनर्जी सेव कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम पीरियडिकली लैम्प्स हो गया, जो भी इल्यूमिनेशन डिवाइस हो गया, ठीक है, उसमें जो भी अगर शेड्स आ चुका है, ठीक है, अगर डर्ट है, डस्ट है, तो हम उनको अगर रिमूव कर दे तो इसका जो एफिशिएंसी होगा हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो लुमेन आउटपुट मिलेगा वो हमें इंक्रीज्ड वैल्यू मिलेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर भी इसका एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ये एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट होगा, ठीक है। फ्लोरेसेंट लैम्प्स का के जो इलेक्ट्रोड्स होता है, ठीक है, अगेन इसको ब्लैक होने से हमें चेक करना है। अगर इस तरीके का ऑब्जर्वेशन मिलता है तो अगेन हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, विथ बेटर लुमिनस एफिशिएंसी के साथ। तो इस तरीके से हम इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम इल्यूमिनेशन लेवल पे, ठीक है, इल्यूमिनेशन से रिलेटेड हो गया या फिर रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड हो गया या फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग से रिलेटेड हो गया, तो इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके हम एनर्जी को कंजर्व ईजिली कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।